करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से हम स्टार्ट करें स्टैमेन। यहाँ से आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का मेन पार्ट स्टार्ट हो जाता है। क्या देखो ध्यान से, जो स्टैमेन होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अंदर बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप की स्ट्रक्चर होती है। एक तो होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। यहाँ पर मैंने एक बाई लॉब्ड एंथर का डायग्राम बनाया है। ये इसके दो लॉब है। ये जो टिप के ऊपर जो फर्टाइल पार्ट प्रेजेंट होता है, इसको तो हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और एंथर के नीचे ये जो एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये कहलाती है बेटा स्टॉक, दैट मीन्स फिलामेंट। ठीक है, तो फिलामेंट क्या होता है, इट इज लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ये एक लॉन्ग और स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है। एक्चुअल में क्या होता है, इस स्टॉक का जो ये प्रोक्सिमल एंड है, ये वाला जो एंड है, जो फ्री एंड है, इट इज कनेक्टेड टू, ये जो प्रोक्सिमल एंड होता है बेटा, या तो ये अटैच होता है थैलेमस से। मोस्ट ऑफ द फ्लावर में तो ये किससे अटैच होता है, थैलेमस। थैलेमस क्या बताया था मैंने, फ्लावर की जो पेडिसल होती है, उसका जो टिप पार्ट होता है, कंडेंस्ड एक्सिस जो होता है, या तो ये इस थैलेमस से कनेक्टेड होता है, या फिर कई केसेस में क्या होता है, ये थैलेमस से कनेक्टेड नहीं होता है। जब आप पेटल्स को निकालते हो, किसको निकालते हो, पेटल्स, तो ये पेटल्स के साथ अटैच होता है। किसके साथ अटैच होता है, पेटल्स के साथ। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एपीपेटलस। क्या कहते हैं, एपीपेटलस। क्या बोला मैंने, या तो ये कनेक्टेड होता है इसका प्रोक्सिमल एंड थैलेमस से, या फिर कनेक्टेड होता है पेटल से। अगर फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड नॉर्मली तो थैलेमस से कनेक्टेड होता है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, या फिर ये कनेक्टेड होता है पेटल से। अगर ये पेटल से कनेक्टेड होता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि फ्लावर आपका कैसा है, एपीपेटलस है। एपीपेटलस फ्लावर मीन्स जिसके अंदर जो स्टेमन होगा उसका प्रोक्सिमल एंड पेटल से कनेक्टेड होगा, जैसा कि हमें देखने को मिलता है ब्रिंजल में और चाइना रोज के केस में। ठीक है, हाइब्रिड चाइना रोज की बात नहीं कर रहे हैं हम, नॉर्मल चाइना रोज की बात करें। एक और वर्ड इसके अंदर आता है एपीफाइलस। फाइलस वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बेटा पेरियंथ के लिए, या पेरियंथ की सिंगल यूनिट को हम टैपल भी बोलते हैं। कई बार क्या होता है, सेपल और पेटल में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है, हम डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाते हैं कि उनमें से कौन सा पेटल है और कौन सा सेपल है। तो उनके लिए कंबाइंड वर्ड हम यूज कर लेते हैं पेरियंथ, या फिर हम कहते हैं टैपल। तो अगर फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड पेरियंथ या टैपल से अटैच हो तो वो कंडीशन कहलाती है एपीफाइलस। तो फिलामेंट का ये जो फ्री वाला एंड होता है, प्रोक्सिमल एंड, प्रोक्सिमल एंड मतलब जो फर्टाइल पार्ट से अवे वाला जो एंड है, ये किससे कनेक्टेड होता है, उसके तीन ऑप्शन है, या तो थैलेमस से कनेक्टेड होगा जर्नली, या पेटल से, या फिर ये टैपल से कनेक्टेड होगा। तो उसके बेसिस पर दो स्पेशलाइज कंडीशन आ गई हैं आपकी, एपीपेटलस एंड एपीफाइलस कंडीशन। ठीक है, अब हम आते हैं एंथर के ऊपर। तो एंथर क्या है, ये जो स्टेमन के अंदर टर्मिनल लॉब्ड पार्ट है, कैसा पार्ट है, टर्मिनल लॉब्ड पार्ट है। इस टर्मिनल लॉब्ड पार्ट को हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। ये क्या है बेटा, इसका फर्टाइल पार्ट है। कैसा पार्ट है, फर्टाइल पार्ट। अब ये कैसा होता है, इसमें कितने लॉब होते हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो दो टाइप के एंथर हमें एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजियोस्पर्मिक जो एंथर होता है वो तो होता है बाइलॉब्ड एंथर। मोस्ट कॉमन तो कैसा होता है, बाइलॉब्ड एंथर होता है, लेकिन कुछ स्पीसीज में मोनोलॉब्ड एंथर भी होता है। बाइलॉब्ड का मतलब होता है हैविंग टू लोब, दो लोब है उसके अंदर। लेकिन अगर एंथर के अंदर एक ही लोब हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोलॉब्ड एंथर कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोलॉब्ड एंथर।
तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजियोस्पर्मिक एंथर कैसे होते हैं? बाइलॉब्ड होते हैं। और जो बाइलॉब्ड एंथर होते हैं बेटा, दे आर जर्नली डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। कैसे होते हैं? डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। डाइथिकस का मतलब होता है, डाई मीन्स टू और थीकस मतलब थीका। थीका किसे कहते हैं बेटा? थीका होती है कैविटीज। थीका क्या होती है? कैविटीज, जिसके अंदर आपके पॉलन ग्रेन फिल्ड होते हैं, उन कैविटीज को कहा जाता है थीका। थीका कैसे बनती है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मैंने बाइलॉब्ड एंथर का डायग्राम बनाया बेटा, आपको इसमें अच्छे से समझ आ जाएगा। बाइलॉब्ड एंथर में ये है बेटा 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रो वर्ड किसके लिए है ये मैं आपको बता दूं। माइक्रो वर्ड होता है मेल पार्ट के लिए। तो क्योंकि एंथर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल का फर्टाइल पार्ट है, तो इसके लिए हमने वर्ड यूज किया माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रो वर्ड डिनोट करता है मेल को, और स्पोरेंजिया का मतलब होता है ऐसी सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर आगे जाकर के स्पोर की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी? स्पोर। और मेल के अंदर जो स्पोर बनेंगे उन स्पोर को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर। तो बेटा बाइलॉब्ड एंथर को हम क्या कहते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। क्यों कह रहे हैं? टेट्रा का मतलब होता है 4 और स्पोरेंजिएट मतलब स्पोरेंजिया, क्योंकि इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। जब आप यंग एंथर को देखते हो तो आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देंगे। जनरली जो बाइलॉब्ड एंथर होता है वो टेट्रागोनल इन अपीयरेंस होता है। कैसा होता है? टेट्रागोनल इन अपीयरेंस। इसकी अपीयरेंस कैसी होती है? टेट्रागोनल होती है। तो इसके ये जो 4 कॉर्नर्स हैं इनके ऊपर आपको एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड मिलेगा, इसलिए ये एंथर होता है टेट्रास्पोरेंजिएट। अब थीका क्या होता है ये से ध्यान से देखो। जब एंथर मैच्योर होता है तो एक लॉब के अंदर जो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर के एक सिंगल कैविटी बनाते हैं। और सिंगल कैविटी को हम क्या बोलते हैं? थीका। तो एक देखो 2 लॉब हमारे पास है, तो एक थीका यहाँ पे बनेगी और एक यहाँ पे बनेगी। तो बाइलॉब्ड एंथर कैसे हो गए? डाइथिकस हो गए। कैसे हो गए? डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। कैसे हो जाएंगे बेटा? टेट्रास्पोरेंजिएट। इसके विपरीत अगर हम बात करें कि आपका एंथर मोनोलॉब्ड है, तो ध्यान से देखो, एक ही लॉब हमारे पास है, एक ही लॉब है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया कितने हो गए? 2 हो गए, तो क्या बोलेंगे? बाइस्पोरेंजिएट। ठीक है। थीका कितना बनेगा? एक लॉब के 2 माइक्रोस्पोरेंजिया आपस में फ्यूज कर जाएंगे और एक सिंगल थीका बनाएंगे, तो मोनोथीकस। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, मोनोलॉब्ड एंथर भी होते हैं कुछ एंजियोस्पर्म के अंदर, लेकिन मोनोलॉब्ड एंथर आपको कैसे मिलेंगे? मोनोथीकस एंड बाइस्पोरेंजिएट। मोनोथीकस का मतलब होता है हैविंग 1 थीका एंड बाइस्पोरेंजिएट का मतलब है हैविंग 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। बाइथिकस का बाइस्पोरेंजिएट का मतलब क्या है? हैविंग 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजियोस्पर्मिक एंथर कैसा होता है? बाइलॉब्ड, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। ये आपको याद होना चाहिए। यह टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर कैसा होता है? बाइलॉब्ड, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रहे। एक चीज ध्यान से देखना, एंथर के जो 2 लॉब है, इन दोनों लॉब को आपस में कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है ये पार्ट कहलाता है बेटा कनेक्टिव। क्या कहलाता है? कनेक्टिव। तो अगर आपका एंथर मोनोलॉब्ड होगा तो क्या उसमें कनेक्टिव प्रेजेंट होगा? नहीं। तो मोनोलॉब्ड एंथर में कनेक्टिव क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? बाइलॉब्ड एंथर में। ठीक है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बाइलॉब्ड एंथर।
तो मैं सबसे पहले बात करूंगी इसकी वॉल लेयर्स की। तो बेटा एंथर की जो वॉल लेयर्स होती हैं उनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? 4 टाइप की वॉल लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर मोस्ट जो वॉल लेयर है ये कहलाती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है ये एक सिंगल लेयर है, एक ही लेयर होती है। इससे इनर आपको देखने को मिलेगी एंडोथीशियम। एंडोथीशियम की जो लेयर है वो भी सिंगल लेयर है। इससे इनर आपको देखने को मिलेंगी मिडल लेयर्स। मिडल लेयर्स का जो नंबर होता है वो होता है 1 to 3, ठीक है। और सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है टैपेटम। कौन सी लेयर है? टैपेटम। तो 4 टाइप की वॉल लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टैपेटम, ठीक है। एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट, एंडोथीशियम एपिडर्मिस से नीचे, उसके बाद आती है मिडल लेयर्स और सबसे इनर आती है आपके टैपेटम, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो मैंने पार्ट दिखाया है ये रिप्रेजेंट करता है वस्कुलर स्ट्रैंड को, कि यहाँ पर वस्कुलर स्ट्रैंड सप्लाई कर रहा है, जाइलम और फ्लोएम की सप्लाई है तो उसको दिखा रहा है। एक चीज और ध्यान रखना, जो एक लॉब के 2 माइक्रोस्पोरेंजी है उनके बीच में ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं स्टोमियम रीजन। अब ये स्टोमियम रीजन वो रीजन है जहां से एंथर की वॉल रप्चर होगी, टूटेगी और जहां से स्पोर रिलीज होंगे। कब? जब एंथर मैच्योर होता है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि एंथर की वॉल स्टोमियम रीजन में ही क्यों रप्चर होती है? तो इसका कारण क्या होता है? स्टोमियम रीजन में जो एंडोथीशियम की सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स? एंडोथीशियम की जो सेल्स हैं स्टोमियम रीजन में वो थिन वोल्ड होती हैं। कैसी होती हैं? थिन वोल्ड। बाकी जगह पे एंडोथीशियम की लेयर्स जो होती हैं वो थिक वोल्ड होती हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में यहाँ पे वोल कैसी होती है? थिन होती है। तो जब एंथर मैच्योर होता है और अंदर प्रेशर बढ़ता है तो स्टोमियम रीजन में एंडोथीशियम की वॉल रप्चर हो जाती है। अब एंडोथीशियम रप्चर होती है तो ये आउटर मोस्ट तीनों की तीनों वॉल लेयर क्या हो जाती हैं? रप्चर हो जाती हैं। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है मिडल लेयर्स डीजनरेट हो जाती हैं और टैपेटम भी क्या हो जाती है? यूज्ड अप हो जाती है। क्यों यूज्ड अप हो जाती है वो मैं आपको आगे डिस्कस करेंगे। इसका मतलब मैच्योर एंथर में हमारे पास 2 ही वॉल लेयर बचेंगी, दैट इज एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम। तो स्टोमियम रीजन में एंडोथीशियम की वॉल लेयर ब्रेक डाउन हो जाती है जिसकी वजह से एंथर यहाँ पे रप्चर हो जाता है। कब रप्चर हो जाएगा? जब आपका एंथर मैच्योर होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये मैंने इसका डायग्राम बनाया। अब एक चीज़ देखना, हमने ये तो बता दिया लेकिन इसके अंदर क्या है? ये वॉल लेयर्स हमने बताई, तो इसके अंदर क्या है बेटा? यंग एंथर में, यहाँ पे मैं दोबारा मेंशन कर रही हूँ, यंग एंथर में तो टैपेटम के इनर साइड में होती है स्पोरोजीनस टिश्यू। अब इन्हीं को आगे हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मैं बता देती हूँ इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ आउटर 3 वॉल लेयर्स। जो आउटर 3 वॉल लेयर्स है, पीछे तो डायग्राम, तो जो आउटर 3 वॉल लेयर्स है उनका क्या फंक्शन है ये मैं आपको बता देती हूँ। आउटर 3 वॉल लेयर्स मतलब एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर्स। तो इन आउटर 3 वॉल लेयर्स का क्या फंक्शन है? देखो, सबसे पहला फंक्शन है दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, क्योंकि ये आउटर मोस्ट 3 वॉल लेयर है तो एंथर को क्या देंगी? प्रोटेक्शन देंगी। एपिडर्मिस तो वैसे भी हमारी स्किन की तरह बिहेव करती है तो प्रोटेक्शन देगी ही देगी। साथ में दूसरा इनका फंक्शन क्या आता है? दे हेल्प इन
डाइसेंस ऑफ एंथर। अब डाइसेंस क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। डाइसेंस का मतलब होता है कि एंथर की वॉल रप्चर हो जाए और जो इसके अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे वो रिलीज हो जाए। ठीक है, एंथर की वॉल का रप्चर होना, एंथर की वॉल क्या हो जाए, रप्चर हो जाए और उसके बाद जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज हो जाए। ये क्या कहलाता है बेटा, डाइसेंस ऑफ एंथर कहलाता है। तो ये डाइसेंस में भी हेल्प करती हैं ताकि पोलन ग्रेन क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। क्यों, इसका कारण मैंने आपको बता ही दिया है। मिडल लेयर तो वैसे भी डिजनरेट हो जाती है और स्टोमियम रीजन में एंडोथीशियम रप्चर हो जाएगी। कब, जब एंथर मैच्योर होता है। क्यों, क्योंकि जब एंथर मैच्योर होता है तो बेटा डिहाइड्रेशन कंडीशन आती है, जो सेल्स हैं वो डिहाइड्रेशन करेंगी। अब क्योंकि स्टोमियम रीजन में एंडोथीशियम की जो वॉल लेयर्स है वो थिन वॉल्ड है तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है। तो डिहाइड्रेशन होगा तो सेल श्रिंक होगी और श्रिंक होगी तो ये सेल आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी और वॉल क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। ठीक है, दूसरा फंक्शन आता है टापिटम का फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ध्यान से देखना। तो टापिटम क्या करता है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देता है। यहाँ पर एक चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि ये पोलन ग्रेन को नरिश नहीं करता है। एक्चुअल में क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, उनसे काफ़ी सारी स्टेजेस के बाद आपका पोलन ग्रेन डेवलप होता है। तो पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस को नरिशमेंट कौन दे रहा है, टैपिटम दे रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो एक तो इसका फंक्शन होता है कि ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिश्ड करता है, पोलन ग्रेन को नहीं करता है। पोलन ग्रेन में तो एक और न्यूट्रिटिव टिश्यू डेवलप हो जाता है, वेजिटेटिव सेल होती हैं जो इसको नरिशमेंट देती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो टैपिटम का फंक्शन होता है इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। और दूसरा, पोलन ग्रेन की वॉल फॉर्मेशन में भी इसका रोल होता है। जो पोलन ग्रेन बनेंगे इसके अंदर मेल गैमेटोफाइट बनेगा, उसकी वॉल फॉर्मेशन में भी इसका रोल होता है। क्या रोल होता है, एक्चुअल में टैपिटम की जो सेल्स होती हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के टैपिटम की सेल्स होती हैं, दे प्रोड्यूस ओबिश ग्रैन्यूल्स। वो किसके सिक्रेशन करती हैं, ओबिश ग्रैन्यूल्स की प्रोडक्शन करती हैं। और ओबिश ग्रैन्यूल्स के ऊपर कोटिंग होती है एक टाइप के हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर की, जिसको हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है स्पोरोपोलेनिन। और जो आपकी पोलन ग्रेन की आउटर वॉल है एक्साइन, वो एक्चुअल में किससे बनी होती है, इन्हीं स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि टैपिटम का पोलन ग्रेन की वॉल बनाने में भी रोल होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी सेल के अंदर टैपिटम अपनी फंक्शनिंग में प्रॉपरली फंक्शनिंग ना करे, दैट मीन्स अगर वो माल फंक्शनिंग शो करता है, अगर टैपिटम माल फंक्शनिंग शो करता है तो कभी भी वायबल पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। किसकी फॉर्मेशन नहीं होती है, वायबल पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। ऐसे पोलन ग्रेन नहीं बनते हैं जो कि फर्टाइल होते हैं। और इसका कारण क्या होता है, इसका कारण यही है, एक तो डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिश करता है, ये नरिशमेंट नहीं मिलेगी तो या तो पोलन ग्रेन बनेगा ही नहीं, या बनेगा तो वो फर्टाइल नहीं होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं उसके सेंट्रल पार्ट की तरफ, दैट इज स्पोरोजीनस सेल। अब ये क्या होती है ये मैं आपको बता देती हूँ। एक चीज़ तो आपको ध्यान रहे कि स्पोरोजीनस सेल्स जो होती हैं ये सिर्फ आपको देखने को मिलेंगी यंग एंथर में ओनली। अगर आप मैच्योर एंथर को देखोगे या डिफरेंट स्टेजेस में एंथर को देखोगे तो आपको वहाँ पर स्पोरोजीनस सेल्स देखने को नहीं मिलेगी।
ये चीज मैं आपको बता देती हूँ। तो स्पोरोजीनस सेल क्या होता है? इट इज द ग्रुप ऑफ compactly arranged homogeneous mass of cell। homogeneous मतलब सारी की सारी सेल्स एक जैसी होती हैं। which are present in center of microsporangium of young anther। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। पीछे डायग्राम में भी हमने बताया था, ध्यान रखना अगर आप डायग्राम बना रहे हो यंग एंथर का तो ही आपको माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में क्या दिखाना है? स्पोरोजीनस टिश्यू दिखाना है। अगर आप यंग एंथर का डायग्राम नहीं बना रहे हो तो इसके अंदर या तो प्रेजेंट होंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर टेट्राड या फिर प्रेजेंट होंगे बेटा पोलन ग्रेन, लेकिन स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका मैं रीज़न बता देती हूँ। एक्चुअल में स्पोरोजीनस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं ये फर्दर डेवलपमेंट शो करती हैं। कैसे कैसे? सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, सबसे पहली मैं आपको 11th एनसीईआरटी की एक लाइन बता रही हूँ, ध्यान से देखना। ये हमारे पास स्पोरोजीनस टिश्यू है। एनसीईआरटी क्या कहती है? ईच स्पोरोजीनस सेल has a potential to form pollen mother cell। पोलन मदर सेल को शॉर्ट में हम कहते हैं पीएमसी, या इसी को कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, जितनी हमारे पास स्पोरोजीनस टिश्यू की सेल्स होती हैं उतनी ही आपके पास क्या बन जाएंगी? पोलन मदर सेल बन जाएंगी। ध्यान रखना, ईच स्पोरोजीनस सेल इज कैपेबल टू फॉर्म ए पोलन मदर सेल। जितनी स्पोरोजीनस सेल होंगी वो मॉडिफाई होंगी। ध्यान रखना, कोई डिवीजन नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर रही हैं, मॉडिफाई हो रही हैं। किसमें? पोलन मदर सेल्स में। इसका मतलब अगर हमें नंबर ऑफ स्पोरोजीनस सेल पता हो तो हम बता देंगे कि पोलन मदर सेल कितनी बनेंगी, क्योंकि जितनी स्पोरोजीनस सेल होंगी उतना ही नंबर किसका होगा? पीएमसी का होगा, पोलन मदर सेल, या हम शॉर्ट में एमएमसी भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एम का मतलब है माइक्रोस्पोर। आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट करोगे उसमें भी मैं एमएमसी वर्ड यूज करूंगी, लेकिन वहां पर एम का मतलब होता है मेगास्पोर। ठीक है, और एमसी का मतलब मदर सेल। मदर सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसी से आगे जाकर के माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनने। कैसे? आपको पता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा, इनकी लाइफ साइकिल होती है डिप्लॉन्टिक। इसका मतलब इनकी जो बेसिक सेल्स हैं जब तक मियोसिस नहीं होता तब तक वो सेल्स कैसी होंगी? डिप्लॉयड। दैट मीन्स स्पोरोजीनस सेल्स की प्लॉइडी कैसी है? 2n है। अब क्योंकि स्पोरोजीनस सेल ही मॉडिफाई हुई है पोलन मदर सेल में तो इनकी भी प्लॉइडी क्या होगी? 2n। ठीक है, अब आगे क्या होता है? पीएमसी या एमएमसी सेल्स में मियोसिस होता है, या मियोसिस को हम क्या देते हैं? रिडक्शन डिवीजन। और जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा कि मियोसिस में प्लॉइडी क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है, और एक सेल 4 सेल में डिवाइड होती है। तो यहाँ पर मदर सेल तो हमारे पास एक थी, लेकिन इस मदर सेल ने 4 आपकी सेल्स बना दी, लेकिन इनकी प्लॉइडी क्या होगी? हाफ होगी। दैट मीन्स हैप्लॉइड होगी। तो ये जो 4 सेल का एक ग्रुप है, स्टार्टिंग में ये एक ग्रुप में ही प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड।
क्योंकि ये कुछ वॉल जो है वो कॉमन शेयर करते हैं स्टार्टिंग में, तो ये टेट्राड की फॉर्म में होते हैं और इस टेट्राड को कहा जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। अगर आपसे पूछे माइक्रोस्पोर टेट्राड में सेल्स की प्लॉइडी क्या होगी, तो क्या होगी बेटा, हैप्लॉइड होगी। और एक पीएमसी 4 माइक्रोस्पोर बनाती है। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको नंबर ऑफ स्पोरोजिनस सेल पता है तो आप पीएमसी का नंबर बता सकते हो, और अगर आपको पीएमसी का नंबर पता है तो उससे 4 टाइम्स आपके क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। ध्यान रखना, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। फिर आगे जाकर के क्या होता है बेटा, ये चारों स्पोर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होने के बाद हर स्पोर मॉडिफाई हो जाता है पोलन ग्रेन में। ठीक है, किसमें मॉडिफाई हो जाता है, पोलन ग्रेन। तो एक चीज ध्यान से देखना, ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ये जो मियोसिस हो रहा है, ये जो प्रोसेस है कि पोलन मदर सेल ने मियोसिस किया और माइक्रोस्पोर का टेट्राड बनाया, और क्योंकि माइक्रोस्पोर ही आगे जाकर के पोलन ग्रेन में मॉडिफाई हो जाता है, इसका मतलब पोलन ग्रेन का नंबर भी कितना बना, एक स्पोरोजिनस सेल से 4 पोलन ग्रेन आपके बन जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको माइक्रोस्पोर का नंबर पता है तो उतना ही नंबर किसका बनेगा, पोलन ग्रेन का भी बनेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आगे क्या होता है बेटा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, एक पोलन ग्रेन में 2 सेल बनती हैं, एक माइटोसिस करती है, ये पहले तो एक ही सेल की बनी हुई होती है और 2 सेल बन जाएंगी। एक तो होगी वेजिटेटिव सेल और दूसरी होगी जनरेटिव सेल। एक होगी वेजिटेटिव सेल और दूसरी क्या होगी, जनरेटिव सेल। आगे जाकर के क्या होता है बेटा, जनरेटिव सेल में फर्दर माइटोसिस होता है, सिर्फ जनरेटिव सेल में, और ये डिवाइड हो जाती है 2 मेल गैमेट्स में। इसका मतलब जितने हमारे पास पोलन ग्रेन है उससे डबल क्या हो जाएंगे, मेल गैमेट। दैट मीन्स जितनी आपके पास स्पोरोजिनस सेल है, अगर हमारे पास एक स्पोरोजिनस सेल है तो हमारे पास पोलन मदर सेल कितनी बनेगी, एक बनेगी, या माइक्रोस्पोर मदर सेल कितनी बनेगी, एक बनेगी। ठीक है, लेकिन हर पोलन मदर सेल मियोसिस करेगी तो 4 आपके पास क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर, और 4 ही आपके पास क्या बनेंगे बेटा, पोलन ग्रेन। और क्योंकि एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट बनते हैं तो आपके पास मेल गैमेट कितने बन जाएंगे बेटा, 8 मेल गैमेट। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपकी टेबल है, इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ये मैंने आपका रिजल्ट बता दिया है एक मियोसिस का। अगर किसी सेल में सिंगल मियोसिस होता है, एक स्पोरोजिनस सेल है वो मियोसिस कर रही है, तो वो कितने पूछ लेते हैं, कितने माइक्रोस्पोर बनाएगी या कितने पोलन ग्रेन बनाएगी या कितने मेल गैमेट बनेंगे। तो ध्यान रखना, एक मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं या 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, लेकिन मेल गैमेट कितने बनते हैं, 8 बनते हैं। अगर मैं कह दूँ हमारे पास 100 पोलन ग्रेन है तो उसके लिए कितने मियोसिस चाहिए, तो एक मियोसिस से 4 पोलन ग्रेन, तो 100 कितने में बनेंगे, 25 मियोसिस में। अगर मैं कह दूँ 200 मेल गैमेट हमारे पास है तो उसके लिए कितने मियोसिस चाहिए, तो एक मियोसिस से 8 मेल गैमेट बनते हैं, तो 200 कैसे बनेंगे, उसके लिए हमें 25 मियोसिस चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके आगे हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी